जीएस फॉर ऑल के इतिहास के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आइए विजयनगर साम्राज्य के अगले वंश तुलु वंश को देखें। इससे पूर्व आपने संगम वंश और शालू वंश का अध्ययन किया था और तुलु वंश का कालखंड देखा जाए तो 1565 तक है और 1565 विजयनगर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। इस समय ही 1565 में ही राक्षस तांगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध या बनीहट्टी का युद्ध होता है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः ध्वस्त हो जाता है। तो देखिए, इसके संस्थापक जो है तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह या नरसा नायक को माना जाता है और इन्हीं के पुत्र राजा कृष्ण देव राय हुए थे। तो देखिए, कृष्ण देव राय का कालखंड 1509 से 1529 ईस्वी तक है और तुलु वंश का सबसे महान एवं प्रतापी शासक राजा कृष्ण देव राय को यह माना जाता है। इन्हें राम कृष्ण देव राय भी लिखा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर साम्राज्य पर कृष्ण देव राय की ताजपोशी 8 अगस्त 1509 को हुआ और कहीं कहीं दिया जाता है 26 जुलाई 1509 को उनका राज्यारोहण हुआ था। तो आप ध्यान में रखिए। तो लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि राज्यारोहण के दिन कृष्णाष्टमी का दिन था और ये कहा जाता है कि इन्हें इस ढंग से प्रस्तुत किया गया मानो यह कृष्ण के ही अवतार हो। और देखिए, सालुक टिम्मा कृष्णदेव राय के योग्य सेनापति व मंत्री थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसका फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने तुजुके बाबरी के रूप में किया है, इसमें उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में से एक कृष्णदेव राय को माना है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए इसको। और कृष्णदेव राय के समय डोमिंगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है। बाबर ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासकों में कृष्णदेव राय का उल्लेख अपनी पुस्तक बाबरनामा में किया है और डिबोंगो पायस से जो पुर्तगाली यात्री था, राजा कृष्णदेव राय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज के रूप में जाना जाता था। और देखिए, इसमें एक नाम है अलसनी पेडन्ना। ये तेलुगु और संस्कृत के महान विद्वान थे और जिन्हें तेलुगु कविता का पितामह या आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था। और देखिए, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है मनुचरितम। तो इस तरह आप देखिएगा, प्राचीन काल में जैसे आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उनके नवरत्न थे, तो इसी तरह है आगे आप मुगल काल में भी पढ़िएगा, अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे। और आगे आप देख सकते हैं मराठा राज्य में भी अष्ट प्रधान हुआ करते थे। तो मराठा के लिए अष्ट प्रधान और नवरत्न जो है मुगल काल और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और यहाँ देखा जाए कृष्णदेव राय के दरबार में तो अष्ट दिग्गज। तो ये टर्म आता है मिलाने को कभी, तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। राजा कृष्णदेव राय भी तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ के महान विद्वान माने जाते हैं। इसके अलावा यह संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान था। तो यहाँ देखिए कृष्णदेव राय की रचना, तो तेलुगु में इनकी रचना है आमुक्त माल्याद, जिसका अर्थ होता है स्वयं माला को ग्रहण करना और फिर उस माला को समर्पित कर देना। और इसमें वर्णन है रंगनायक जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं और एक अंडाल है जो अलवार संत के रूप में जानी जाती है, यानी विष्णु के उपासक अलवार कहलाते हैं। तो अलवार संत अंडाल के विवाह पर गाया जाने वाला गीत है और यह श्रीरंगम में यह विवाह संपन्न होता है। इसी पर इसमें कविता लिखी गई है जो कि एक महाकाव्य के रूप में तेलुगु साहित्य में प्रसिद्ध है। देखिए, इन्होंने संस्कृत में भी कुछ पुस्तक लिखी है, जिसमें से दो प्रमुख है संस्कृत की पुस्तक है, जामवती कल्याणम और उषा परिणय। और एक तथ्य और जानिए, विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के काल में, जो कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी क्लासिकल एज इसे मानी जाती है, यहाँ पर नंदिना गढ़ी लिपि का प्रचलन चलता था। तो विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य को देखा जाए कि विभिन्न शासकों ने, खासकर कृष्णदेव राय ने बहुत से मंदिरों का निर्माण किया और कुछ नगरों का भी निर्माण किया। तो आइए हम देखते हैं इसको, विजयनगर साम्राज्य के स्थापत्य। तो ये हजारा राम मंदिर, ये भगवान राम को समर्पित है और यह हम्पी में ही, यानी कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा ये मंदिर। और दूसरा देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर, यह भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल स्वामी माने जाते हैं।
तो यह भी मंदिर आप हम्पी में देख सकते हैं। तीसरा देखिए चिदम्बरम मंदिर, यह तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है और यह इसे थिलई नटराज मंदिर भी कहा जाता है और कहते हैं कि यह भगवान शिव को समर्पित है। और अम्बाड़म का पार्वती मंदिर जो पार्वती के लिए बनाया गया है। और देखिए वरदराज मंदिर जो कि तमिलनाडु कांचीपुरम में है और यह विष्णु को समर्पित है और यह अलवार संत के लिए यह तीर्थ यात्रा के समान है, यहाँ ये तीर्थ स्थल है। यहाँ एकम्बर नाथ मंदिर, यह भी तमिलनाडु में है और भगवान शिव को समर्पित है। और राजा कृष्ण देव राय ने नांगलपुर नामक एक नगर की स्थापना अपनी माँ नगम्मा के याद में की थी, जो कि अभी वर्तमान में इसे तिरुपति यानी आंध्र प्रदेश में तिरुपति के निकट देखा जा सकता है। और अंत में राजा कृष्ण देव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। जैसा कि आप जानते हैं इनका कालखंड 1509 से लेकर 1529 तक का है। और इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, सकल कला स्थापनाचार्य, सकल कला भोज आदि की उपाधियां से नवाजा गया है, यानी ये सब उपाधियां इन्होंने ग्रहण की है। तो इस प्रकार आपने कृष्णदेव राय के बारे में जाना। राजा कृष्णदेव राय के बाद के कालखंड को देखते हैं तो विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय शासक बनता है और अच्युत देव राय ने सदाशिव राय के साथ अपनी सत्ता की भागीदारी बांटी थी, क्योंकि कहा जाता है कि सदाशिव राय राजा कृष्णदेव राय का जमाता यानी दामाद था। और एक एक घटना जो प्रमुख है जो जिससे प्रश्न बनते हैं, अच्युत देव राय के समय ही पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया था। और देखिए अच्युत देव राय के बाद सदाशिव राय शासक बनता है और ये कहा जाता है कि यह नाम मात्र का ही शासक था, क्योंकि वास्तविक तमाम शक्ति जो थी अराविडु वंश के राम राय जो कि मंत्री था उसका उसी के हाथों सिमट गई थी। और सदाशिव राय के समय एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिससे विजयनगर साम्राज्य समाप्त ही हो जाता है, मतलब हम्पी का पतन हो जाता है। तो यह घटना है 1565 में लड़ी जाने वाली राक्षस तांगड़ी का युद्ध या बनिहट्टी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कहते हैं इसको। यह विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के गठबंधन, बहमनी साम्राज्य के गठबंधन के द्वारा लड़ा गया था। तो बहमनी साम्राज्य बाद में चलकर देखा जाए तो यह 5 भागों में बढ़ जाता है, जो कि बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बड़ार होते हैं। और जब 1565 का समय आता है तो ये बहमनी साम्राज्य के ही जो अंग है इसमें एक संघ का निर्माण किया जाता है, जिसका नेतृत्व बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के द्वारा किया जाता है। तो अली आदिल शाह बीजापुर के जो शासक थे उन्होंने इस संघ का नेतृत्व किया, जबकि इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय जो कि सदाशिव राय का मंत्री था उसने किया। और दोनों के बीच जब युद्ध होती है तो यह विजयनगर साम्राज्य बुरी तरीके से पराजित हो जाता है और हम्पी का पतन हो जाता है। तो यह युद्ध देखा जाए तो 3 स्थानों पर लड़ा गया था, तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा देखिए कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में और तीसरा मराठवाड़ा प्रदेश में। तो इसी युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी जो सेवेल नामक यात्री थे उन्होंने कहा है कि विजयनगर में जब ये मुस्लिम सेना प्रवेश करती है तो यह तीसरे दिन की घटना है। तो वे सबसे पहले चिदम्बरम में जो तटवर्ती क्षेत्र है चिदम्बरम मंदिर और उसके आसपास के महलों में भीषण आग लगा दी जाती है मुस्लिम विजेताओं के द्वारा। और कहा जाता है कि जो लूट मार विजयनगर में प्रारंभ होती है वह 53 दिनों तक देखा जाए तो विजयनगर इससे व्यथित और बेचैन हो जाता है और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। लेकिन बाद में राजा राम तो युद्ध में ही मारा जाता है, लेकिन अराविडु वंश की स्थापना इसके भाई के द्वारा की जाती है, जो कि कुछ समय तक और देखा जाए तो विजयनगर साम्राज्य का इतिहास है। 1565 में तालीकोटा के युद्ध में हम्पी का पतन हो जाता है, लेकिन फिर बाद में सदाशिव के द्वारा, तुलु वंश के जो अंतिम शासक हैं सदाशिव, उसके द्वारा तिरुमल की सहायता से पेनुकोना को राजधानी बनाकर उसके बचे भूभाग पर शासन प्रारंभ की जाती है। तो देखिए इसको, तालीकोटा के युद्ध के बाद सदाशिव तिरुमल के सहयोग से पेनुकोना को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ करता है। तालीकोटा का युद्ध ध्यान में रखिएगा 23 जनवरी 1565 है।
लेकिन तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना की। आप जानते हैं तिरुमल ने, जो कि तालिकोटा के युद्ध में जो मंत्री रहते सदाशिव के, यानी राम राय, उसी के भाई का नाम है तिरुमल, और इसने इसको अयोग्य पाते हुए, सदाशिव को अयोग्य समझते हुए उसे अपदस्थ कर अराविडु वंश की स्थापना करता है। और 1570 से 1672 तक इसका कालखंड रहता है। लेकिन देखा जाए तो 1652 में ही मराठा ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया और अंत तक जाते जाते 1672 में यह वंश समाप्त हो जाता है। तो देखिए, अराविडु वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय था और इसके बाद 1652 में ही मराठा ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया। तो यदि आप सदाशिव के द्वारा जो पेनुगोंडा में इसको राजधानी बनाया गया है, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पेनुगोंडा है, और इसके बाद इसकी राजधानी पुनः बदलती है, कहाँ है, चंद्रागिरी आती है जो कि आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद वेल्लोर इसकी राजधानी बनती है जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान में रखना है इसको। और इस प्रकार रंगा तृतीय के बाद अराविडु वंश समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण और प्रश्न बन सकते हैं कि अराविडु वंश के शासक वेंकट द्वितीय के शासन काल में वोडियार वंश ने 1612 में ही मैसूर राज्य की स्थापना की। तो कर्नाटक के पास आज मैसूर है। देखा जाए तो मैसूर में वोडियार वंश की स्थापना का एक इतिहास है। जैसे आप फिर आगे देखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और 1799 में टीपू सुल्तान और देखा जाए तो गवर्नर जनरल वेलेस्ली के मध्य जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। तो उसके बाद अंग्रेज मैसूर के क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं और इसी वोडियार वंश के शासक जो एक कहा जाता है कि एक छोटा, ये 10 या 11 वर्ष का बालक था, उसका नाम था चिक्का स्वामी के नाम से जाना जाता था उसको। तो उसी को उन्होंने खोजा, वही वोडियार वंश का शासक, और पुनः उसे बच्चे को उस राज्य पर बैठाकर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने मैसूर पर अधिकार कर लिया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वोडियार वंश फिर आपको 1799 में आधुनिक भारत जब पढ़िएगा तो उसमें ये देखने को मिलेगा। अब हम विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रशासनिक शब्दावली हैं जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो देखा जाता है कि यहाँ प्रांत को मंडल कहा जाता है और मंडल कोट्टम या वलनाडु में विभक्त होता है। कोट्टम या वलनाडु जिला स्तर की इकाई होती है और उसके बाद देखा जाए तो ब्लॉक स्तर की इकाई नाडु होती है। और यहाँ देखिए 50 गांव के एक समूह को मेला ग्राम कहा जाता है और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है जिसे उड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मंडल है, कोट्टम है या वलनाडु है, नाडु है, मेला ग्राम है और उड़ है। तो इस प्रकार यह ऊपर से नीचे घटते हुए क्रम में ये प्रशासनिक इकाई होती है। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में एक अधिकारी होते थे जिन्हें नायक कहते थे, जो कि सेनापति होता था और यह सैन्य एवं में असैन्य यानी सिविल मामलों का भी अधिकारी होता था। तो इसे सेना की देखभाल के लिए भूमि का एक टुकड़ा दिया जाता था और ये जो भूखंड होते थे ये अमड़म कहलाते थे। और यह याद कीजिए, इल्तुतमिश ने जो इक्ता प्रणाली शुरू की थी उसी का यह रूप था, अमड़म व्यवस्था। और देखिए, एक आयंगार व्यवस्था प्रचलित थी जो कि ग्राम यानी उड़ एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संचालित होती थी। इसके संचालन के लिए 12 अधिकारियों का एक मंडल होता था जिसे आयंगार व्यवस्था कहते थे और ये अधिकारी आयंगार सम्मिलित रूप से कहलाते थे। और ये देखिए, यह अवैतनिक होता था, केवल इन्हें कार्य संचालन के लिए कर मुक्त या लगान मुक्त भूमि दी जाती थी और यह व्यवस्था वंशानुगत होती थी। तो ये इस तरह आयंगार व्यवस्था का भी प्रचलन विजयनगर साम्राज्य में था कि आयंगर व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम में जो स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करते थे उसमें कुछ अधिकारी होते थे जो कि कार्य का संचालन करते थे। इसके बदले इन्हें लगाने मुक्त भूमि दी जाती थी। यद्यपि यह पद अवैतनिक होता था और वंशानुगत होता था, लेकिन इन आयंगर की इजाजत के बगैर ना किसी भी प्रकार की भूमि बेची जा सकती है और ना ही किसी प्रकार की भूमि खरीदी जा सकती है, और दूसरा ना ही किसी भी प्रकार की संपत्ति को दान में दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी इजाजत के बगैर
उड़ यानी ग्राम में ना तो कोई संपत्ति बेची जाती है थी और ना ही दान दी जा सकती थी। एक टर्म है देखिए, कर्णिक नामक अयंगार जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित तमाम दस्तावेज रखते थे अपने पास। मतलब अभी आधुनिक समय के रजिस्ट्रार जो होते हैं तो देख सकते हैं वो। तो विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। ये हमेशा से प्राचीन काल और मध्यकाल में रहा है आय का सबसे बड़ा स्रोत। और भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग थी, ये ध्यान रखिए। और विवाह कर वर वधु दोनों से लिया जाता था और विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त होते थे। समय समय पर देखिएगा कृष्णदेव राय ने विवाह कर में मुक्ति प्रदान की है। तो ये शासक आते थे, कर विवाह कर से मुक्त कभी कभी कर दिया करते थे, लेकिन साधारणतः विवाह कर लगता था। अब देखिए कुछ टर्म है उसको देखा जाए। उम्बली क्या होता है? तो कर मुक्त भूमि जो किसी विशेष सेवा के बदले दी जाती है उसको उम्बली कहा जाता है। दूसरा देखिए रक्त कोडगे, यानी युद्ध में यदि कोई सैनिक शहीद हो जाता था तो उसके परिवार को कर मुक्त जो भूमि दी जाती थी उसे रक्त कोडगे कहा जाता था। देखिए युद्ध में वीर गति प्राप्त परिवार को दी गई कर मुक्त भूमि रक्त कोडगे कहलाती थी। और तीसरा टर्म है कुटग्गी। कुटग्गी जो टर्म है वो है देखिए ब्राह्मण मंदिर व बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे और ऐसी कृषि भूमि कुटग्गी कहलाती थी। तो ये भी टर्म ध्यान में रखिए। और जो कुदी होता था, कुदी मजदूर वैसे मजदूर जो कि विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे तो वो कुदी कहलाते थे। आइए एक आभूषण गणपेंद्र था और उसको देखा जाए तो गणपेंद्र एक प्रकार का आभूषण है जो कि पैरों में धारण किया जाता है और यह युद्ध में वीरता के लिए यह प्रदान की जाती है। तो देखिए गणपेंद्र को पैर में धारण करने वाला कड़ा है, युद्ध में वीरता दिखाने पर ही इसे धारण किया जाता था जो कि सम्मान का प्रतीक था। तो गणपेंद्र को आप समझे। अब आइए कुछ तथ्य को देखा जाए। जिसे सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था और उच्च अधिकारी दंड नायक या सेनापति कहलाते थे। और देखिए टकसाल विभाग यानी मिंट डिपार्टमेंट जो था जहां से सिक्का छपता था, मतलब सिक्का जारी होता था, उसे जोड़ी खाना कहते थे। और वीर पंजाल जो है चेट्टियों के समान व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग जो होते थे उसे वीर पंजाल कहा जाता था। और बड़वा उत्तर से दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले व्यापारी के समूह बड़वा कहलाते थे। मतलब जो कोई उत्तर भारत से दक्षिण भारत जीविकोपार्जन के लिए किया उसको बड़वा कहते थे। और वेशवाग जो है मनुष्यों का क्रय विक्रय को कहा जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। अब आइए आगे देखें। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। जैसा कि आप मौर्य काल में देखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा भी महिला अंगरक्षिकाओं को रखा जाता था। आगे देखिए पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं लेकिन सती प्रथा विद्यमान थी और वो भी स्वैच्छिक थी। यदि किसी स्त्री का पति मर गया हो, वो विधवा हो गई हो, तो यदि वो चाहे तो पति की चिता के साथ स्वयं जल सकती थी। तो यानी चाहने पर, मतलब जबरदस्ती किसी को सती नहीं कराया जा सकता था। और बाल विवाह सामान्य घटना थी, मतलब बाल विवाह प्रचलित था वहां। और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियां देवदासी कहलाती थी और जिनका भरण पोषण के लिए या तो वेतन दिया जाता था या भूमि अनुदान में दी जाती थी जो कि कर मुक्त होता था। तो ध्यान में रखिए इसको। और देखिए महानवमी का त्योहार विजयनगर का राज्योत्सव था। मतलब ये जो कि देवी दुर्गा की आराधना एवं उसे प्रसन्न करने के लिए महानवमी का त्योहार विजयनगर में मनाया जाता था। और वीणा विजयनगर का प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय संगीत वाद्य था। और जैसा कि जानते हैं वीणा के आविष्कारक नारद मुनि है। भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 शैलियां प्रसिद्ध है, जिसमें से उत्तर भारत में नागर शैली, दक्कन के प्रदेशों में मतलब विंध्याचल के पार अगर देखा जाए तो दक्कन के प्रदेशों में बेसर शैली, और सुदूर दक्षिण में या दक्षिण भारत में देखा जाए तो द्रविड़ शैली का प्रचलन है। तो यहाँ पर देखिए विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएं जुड़ी, मतलब द्रविड़ शैली में कुछ प्रमुख विशेषता जुड़ी। उसमें क्या है, कल्याण मंडप एवं 1000 खम्भों वाले गोपुरम का प्रचलन। गोपुरम का अर्थ होता है प्रवेश द्वार, जो कि द्रविड़
शैली की मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है गोपुरम। तो यहाँ पे देखिए कल्याण मंडप जुड़ा और 1000 खम्भों वाला गोपुरम, यानी पहले गोपुरम में इतना बड़ा नहीं होता था, बल्कि कुछ लंबाई उसकी होती थी, लेकिन ये 1000 खम्भों वाला गोपुरम बनने लगा। तो यहाँ पे देखिए कल्याण मंडप का मतलब होता है देवताओं का विवाह स्थल, यानी वैसे समारोह मनाए जाते हैं जहां देवता के विवाह का उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए, और साथ में क्या होता है, मंदिर के साथ देवता की पत्नी के लिए अम्मान मंदिर का निर्माण, मतलब देवता, जिस देवता के का प्रमुख मंदिर है उसी के अगर बगल में देखा जाए तो उसकी पत्नी के लिए भी मंदिर का निर्माण होता है, जिसके अम्मान मंदिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तिरुपति मंदिर में राजा कृष्ण देव राय एवं उनकी पत्नी तिरुमल चिंता देवी एवं वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां लगी हुई है, मतलब राजा रानी की मूर्तियां देख सकते हैं आप तिरुमला के मंदिर में। और यहाँ देखिए कुछ प्रमुख ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं। तो देखिए प्रमुख ग्रंथ में वासव पुराण जो लिखे हुए हैं वो कन्नड़ की कृति है और यह भीमक के द्वारा लिखा गया है, और इसमें कहा जाता है कि यह लिंगायत संप्रदाय की कृति है। लिंगायत शैव के उपासक होते हैं। और देखिए संगीत सूर्योदय लिखा गया है लक्ष्मी नारायण के द्वारा। ये कृष्णदेव राय के दरबारी संगीतज्ञ थे। आप जैसा कि जानते हैं कृष्णदेव राय और राम राय जो थे वो स्वयं में संगीत के बहुत मूर्धन्य विद्वान थे। और तीसरा देखिए संगीत सागर, इसके रचनाकार संत विद्यारण है, वही विद्यारण जिन्होंने हरिहर और बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया था। और चौथा देखिए मधुरा विजयम जो है बुक्का प्रथम की के पुत्र कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। तो ये आप ध्यान में रखिए रचनाकारों का नाम। जैसा कि आप जानते हैं कि चित्रकला पर स्थानीयता का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार विजयनगर क्षेत्र में भी चित्रकला पर स्थानीय प्रभाव पड़ा था। तो देखिए विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है, और इसके जो विषय है वो है रामायण और महाभारत के कथानक या मान लीजिए पात्र या उसके विषय होते हैं। अब देखिए विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली का विकास हुआ जिसे यक्षिणी शैली नाम दिया गया। तो यह में गीत और संगीत को मिलाकर जो फ्यूजन पैदा हुई उसे ही यक्षिणी शैली कहते हैं। उसके सिक्का पर कुछ देखा जाए विजयनगर साम्राज्य के, तो स्वर्ण का वाड़ा सिक्का जो है, वाड़ा सिक्का प्रसिद्ध है, जो कि प्रसिद्ध विजयनगर का सिक्का है, और यह बन का होता है और विदेशी यात्रियों ने इसे हून परदौस या पैगोडा के रूप में अपने रचना में उल्लेख किया है। तो याद रखिए विजयनगर का वाड़ा सिक्का। और सोने के छोटे सिक्के प्रताप या फनम कहलाते थे। सोने और चांदी के सिक्के विजयनगर में प्रचलित थे, जिसमें सोने के छोटे सिक्के फनम कहलाते थे जो 26 ग्रेन का होता है, और फनम जो है 5.5 ग्रेन का होता है, और चांदी के छोटे सिक्के ताड़ कहलाते थे। तो इसको भी ध्यान में रखिए आप। और विजयनगर के पश्चिमी तट पर क्रूजेडो यानी पुर्तगाली लोग क्रूजेडो का उपयोग करते थे सिक्के के रूप में। दिनार का उपयोग फारसी लोग करते थे, यानी जो ईरान या अरबी व्यापारी थे वे दिनार का उपयोग करते थे, और डुकेट जो है इटालियन लोगों के द्वारा प्रचलित मुद्राएं थी। तो क्रूजेडो, दिनार, डुकेट ये सभी मुद्रा के ही नाम है। इस प्रकार आपने विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के पक्षों को जाना और उसकी राज व्यवस्था से भी परिचित हुए। इसको बार बार रिवीजन कीजिए। फिर हम कल बहमनी साम्राज्य के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।